अमित शाह एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही भारतीय राजनीति के गलियारों में हलचल मच जाती है। कोई उन्हें प्रशंसा से देखता है तो कोई डर से। लेकिन इस बेहद शक्तिशाली व्यक्ति के पीछे की असली कहानी क्या है? आइए इस विश्लेषण में सत्ता की इस मशीन को चलाने वाले शख्सियत की परतें खोलते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एक ऐसे मिशन से जो लगभग नामुमकिन था। साल था 2014 और रण क्षेत्र था उत्तर प्रदेश, एक ऐसा राज्य जहां बीजेपी को जीत दिलाना उस वक्त एक तरह से पॉलिटिकल सुसाइड माना जा रहा था। अब ये चुनौती कितनी बड़ी थी इसका अंदाजा लगाइए। पिछले चुनाव में बीजेपी को यूपी में मिली थी सिर्फ 10 सीटें और अमित शाह के पास इस पूरी बाजी को पलटने के लिए थे महज 6 महीने। मतलब ज्यादातर राजनीतिक पंडितों ने तो मान ही लिया था कि ये हो ही नहीं सकता। और फिर शाह ने अपनी वो रणनीति अपनाई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्होंने एकदम ठंडा कैलकुलेटेड फैसला लिया। मुस्लिम और दलित वोटों पर एनर्जी लगानी ही नहीं है। इसके बजाय सारी की सारी ताकत झोंक दी गई सवर्ण जातियों और गैर यादव ओबीसी वोटर्स पर। साथ ही तुष्टीकरण की एक कहानी को हवा दी गई और मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जो माहौल बना उससे उन्होंने अपने भाषणों से और गरमा दिया। और इसका नतीजा समझिए, एक राजनीतिक भूचाल आ गया। बीजेपी ने 80 में से 71 सीटों पर कब्जा कर लिया। इस एक शानदार जीत ने अमित शाह को एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पे स्थापित कर दिया। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है कि वो इस मुकाम तक पहुंचे कैसे? इस सवाल का जवाब छिपा है उनके अतीत में। तो चलिए एक फ्लैशबैक में चलते हैं और अमित शाह के शुरुआती दिनों को देखते हैं, जहां उनकी इस जबरदस्त महत्वाकांक्षा के बीज बोए गए थे। अमित शाह एक अच्छे खासे कारोबारी परिवार से थे। उनकी जिंदगी अपने पिता के पीवीसी पाइप के बिजनेस के इर्द गिर्द घूम रही थी। लेकिन साल 1982 में उनकी किस्मत ने एक मोड़ लिया। उनकी मुलाकात हुई एक युवा और तेज तर्रार आरएसएस प्रचारक से, जिनका नाम था नरेंद्र मोदी। और ये वो मुलाकात थी जिसने भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदलने का रास्ता तैयार किया। और देखिए, उस पहली मुलाकात से ही एक जबरदस्त जोड़ी बनी। मोदी बने चेहरा जो बोलते थे, जो लीड करते थे, और शाह बने वो मशीन जो पर्दे के पीछे रहकर पूरी मशीनरी को चलाते थे, रणनीति बनाते थे और सारे तार खींचते थे। गुजरात समझिए मोदी के लिए एक पॉलिटिकल लैब की तरह था और अमित शाह थे उनके सबसे भरोसेमंद लेफ्टिनेंट। यहीं पर शाह ने अपने हुनर को मांझा, विरोधियों को रास्ते से हटाने और सत्ता को मजबूत करने की कला में महारत हासिल की। उन्होंने बड़ी बेरहमी से हर उस नेता को किनारे लगा दिया जिसने मोदी के अधिकार को चुनौती देने की जरा भी हिम्मत की। 2002 के दंगों के बाद उन्होंने मोदी की गुजरात गौरव यात्रा की कमान संभाली, जो सत्ता का एक खुला प्रदर्शन थी। और उनकी खुद की सीट पर जो जबरदस्त जीत हुई उसने उनकी बढ़ती ताकत पर मुहर लगा दी। जरा स्लाइड पर लिखे नंबर पर गौर कीजिए, 12। ये उन मंत्रालयों की संख्या है जो अमित शाह एक ही वक्त पर संभाल रहे थे। गृह मंत्रालय, कानून, न्याय, सब कुछ उनके ही पास था। वो गुजरात में दूसरे सबसे ताकतवर शख्स बन चुके थे जिन्हें कोई छू नहीं सकता था। लेकिन कहते हैं ना, जितनी ऊंची चढ़ाई होती है गिरावट उतनी ही तेज हो सकती है। 2010 में सीबीआई ने दस्तक दी। अपहरण, जबरन वसूली और हत्या के संगीन आरोपों ने अमित शाह की इस अजय छवि को तोड़कर रख दिया। उन्हें जेल हुई और फिर निर्वासन, और उन पर लगा तड़ीपार का ठप्पा, यानी उन्हें अपने ही राज्य गुजरात से बाहर निकाल दिया गया। अमित शाह के लिए यह सब कुछ खत्म होने जैसा था। ऐसा लग रहा था कि उनका पॉलिटिकल करियर अब बर्बाद हो चुका है। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, फीनिक्स अपनी ही राख से दोबारा जन्म लेता है। अमित शाह ने अपने इस निर्वासन को एक मौके में बदल दिया और एक ऐसी राजनीतिक मशीन बनाई जो भारत की तस्वीर को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। दिल्ली में रहते हुए शाह सिर्फ अपनी वापसी की प्लानिंग नहीं कर रहे थे, नहीं, वो पूरे देश के सामाजिक ताने बाने को समझ रहे थे, बीजेपी कार्यकर्ताओं से सीधे जुड़ रहे थे और असल में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे थे। जब 2014 में अमित शाह ने बीजेपी अध्यक्ष का पद संभाला तो पार्टी के सदस्य थे 3.5 करोड़। और सिर्फ 5 साल बाद ये आंकड़ा बढ़कर हो गया 18 करोड़। आप सोच सकते हैं, ये एक जबरदस्त हैरतअंगेज बढ़ोतरी थी जो शाह के संगठनात्मक कौशल का जीता जागता सबूत है। तो सवाल है, उन्होंने ये किया कैसे? इसका राज छिपा है माइक्रो मैनेजमेंट में। शाह ने पार्टी का पूरा फोकस भारत के 10 लाख पोलिंग बूथों पर लगा दिया। उनका एक ही मकसद था, हर एक संभावित बीजेपी वोटर को पहचानना और ये पक्का करना कि वो वोट डालने के लिए घर से बाहर जरूर निकले।
2019 की प्रचंड जीत के बाद अमित शाह बने देश के गृह मंत्री। अब उनकी ताकत का इस्तेमाल भारत की कुछ सबसे बड़ी और विवादास्पद नीतियों को लागू करने के लिए किया जाना था। और उनके तरीकों में से एक क्या था? पैसा। 2017 में मोदी सरकार एक स्कीम लेकर आई जिसे कहते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें कंपनियां और लोग बिना अपनी पहचान बताए राजनीतिक पार्टियों को चंदा दे सकते थे। फिर जब 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने स्कीम को गैरकानूनी करार दिया तो सारा डेटा सामने आया। जरा इस चार्ट को देखिए। जितना भी पैसा आया उसका लगभग आधा अकेले बीजेपी के खाते में गया था। और इसमें एक पैटर्न भी दिखा। बीजेपी को चंदा देने वाले कई बड़े डोनर्स ने ये डोनेशन तब दिए जब उन पर सरकारी एजेंसियों की छापेमारी हुई थी। आलोचकों ने इसे प्रोटेक्शन मनी की एक व्यवस्था कहा, जिससे कानूनी जामा पहना दिया गया था। गृहमंत्री के तौर पर शाह ने 2 ऐसे बड़े और साहसिक फैसले लिए जिन्होंने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। अगस्त 2019 में उन्होंने कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया और फिर वो नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA लेकर आए, जिसके बाद देश भर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। लेकिन इतनी ज्यादा ताकत के बावजूद शाह हमेशा मोदी की परछाई बनकर ही रहे। क्या ये सिर्फ वफादारी है या फिर एक सोची समझी रणनीति? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद आने वाले कई सालों तक इतिहासकारों को उलझाए रखेगा। तो आखिर में अमित शाह हैं कौन? एक राजनीतिक चाणक्य जो देश के लिए काम कर रहे हैं, या सिर्फ सत्ता के एक माहिर खिलाड़ी? हो सकता है कि वो दोनों हों, लेकिन एक बात तो तय है, उन्होंने भारतीय राजनीति के खेल के नियम हमेशा के लिए बदल दिए हैं।